ठीक है। आशुतोष जी चाहते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को एक बार रिपीट कर दिया जाए, मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वालिटेटिव रिसर्च विल इन्वॉल्व वैल्यूज, ह्यूमन बिहेवियर एंड द एक्सटेंट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमेनन। सिर्फ इंदिरा आवास योजना बनाने से काम नहीं चलेगा, घर बनाने से काम नहीं चलेगा, उसमें कितने लोग रह पा रहे हैं ये देखना, क्वालिटी देखना। बेसिक आइसक्रीम खाना अच्छी बात है, आइसक्रीम तो 5 रुपए की भी मिलती है और 5,000 की भी मिलती है, लेकिन उतने पैसे में हमको सर्विस की क्वालिटी क्या मिल रही है, ये होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। अब इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल पे डिपेंडेंट नहीं हो। क्वालिटी को जांचने के लिए नंबर्स को जानना जरूरी, लेकिन साथ ही साथ उन नंबर्स का ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये जानना भी जरूरी। ठीक है, क्वेश्चन में अगर सिर्फ नॉन न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल ऑप्शन हो तो आपका नॉलेज बिल्कुल सही है, लेकिन अगर वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो उसमें वैल्यू ढूंढिए, क्या वो वैल्यू बेस्ड कोई ऑप्शन दे रहे, तब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का निर्णय लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद तमाम तरह के नाम आपको मिले, डायग्नोस्टिक रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, सोशियो साइकोलॉजिकल रिसर्च, मतलब जितने आप खुद से नाम फॉर्मुलेट कर सकते। अब 2-3 एग्जांपल लेके समझते हैं। किसी प्रॉब्लम का डायग्नोसिस करना, वो प्रॉब्लम इमीडिएट नेचर की, किसी को अभी हार्ट अटैक हुआ, कौन सा रिसर्च होगा ये? अभी किसी को हार्ट अटैक, गुड, वेरी गुड, अप्लाइड रिसर्च होगा। इसी तरह क्या होता है ना, रिसर्च के टाइप्स लिमिटेड ही। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग नाम देगा, सिंपल रखिए अपने नॉलेज को, कीप इट वेरी सिंपल, और आप आसानी से आरएम के पेपर में बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, बस वही है, परसेप्शन के बारे में नहीं सोचना है ऐसा हो सकता है ये मत सोचिए, पर्सपेक्टिव डेवलप करिए कि ये दृष्टिकोण से क्वेश्चन सेट करने वाले का दृष्टिकोण नहीं है कि ये जानना चाहता है कि मुझे अप्लाइड और फंडामेंटल में अंतर पता है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव में अंतर पता है। अगर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो भी जाता है तो भी उस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मत लगाइए, और कंफ्यूजन हो आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाइए, वापस आइएगा थोड़ी देर के बाद, तो आपका दिमाग फ्रेशली उसको अप्रोच करता है। ठीक है, अब अप्रोच की जब बात आती है तो थोड़ा अप्रोचेस पे बात कर लेते हैं। पहले सिग्निफिकेंस करो, आखिर रिसर्च का सिग्निफिकेंस क्या? देखिए, बिना रिसर्च के ह्यूमन इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं। आप लोग सभी जिस कुर्सी टेबल बेड पे बैठ के अभी क्लास कर रहे हैं, उसकी एक एक चीज किसी ने रिसर्च करके डेवलप करी। जिस कटोरी और चम्मच में आप खाना खाते हैं, उस कटोरी का डिजाइन, उस चम्मच का डिजाइन, जिस बॉटल से आप पानी पीते हैं उस बॉटल का पानी का क्वालिटी और बॉटल का डिजाइन, ये भी किसी ने रिसर्च करके बनाया। आप सुबह उठते हैं, जिस मैट्रेस पे सो के उठते हैं वो भी किसी ने रिसर्च करके बनाया। वॉशरूम में जाते हैं, ब्रश करते हैं, वो भी किसी ने रिसर्च करके। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट रिसर्च। अब चूंकि आप लोग पीएचडी स्कॉलर्स बनना चाहते हैं तो ये बात समझना जरूरी है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। देयर इज नो प्रोग्रेस विदाउट रिसर्च एंड देयर इज नो रिसर्च विदाउट इंक्वायरी। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है ना सबको? देयर इज नो प्रोग्रेस विदाउट रिसर्च एंड देयर इज नो रिसर्च विदाउट इंक्वायरी। कहा जाता है कि चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए इंसान। एक बच्चा जब छोटा होता है हर चीज पे क्वेश्चन करता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। बेसिकली रिसर्च एप्टीट्यूड ह्यूमन माइंड का एक वर्चू, हमें निहित एक गुण है रिसर्च करना। उसी को आप और हम अपना प्रोफेशन बनाने जा रहे हैं या बना चुके। पहला, इट्स रोल इन ह्यूमन इवोल्यूशन। दूसरा, इट्स रोल इन हेल्पिंग अस सर्वाइव। आप सबने बियर ग्रिल्स की मैन वर्सेस वाइल्ड सीरीज के बारे में सुना होगा, डिस्कवरी पे, उस पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। वो क्या करते, वो सरवाइव करने के लिए जंगल पे रिसर्च करते और उस रिसर्च को टीवी पे दिखाया जाता। ही इज क्रिएटिंग अवेयरनेस। वो रिसर्च क्या है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अभी कोरोना वायरस आ गया,
अगर हमारे रिसर्चर्स ये रिसर्च नहीं करते कि उसकी वैक्सीन कैसे बनेगी, तो हो सकता है ह्यूमैनिटी को और भी बड़ा लॉस हो। तो सर्वाइवल के लिए रिसर्च। तीसरा, समाज में कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए, देखिए खत्म नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ह्यूमन नेचर बाय इटसेल्फ इज filled with dilemmas and all dilemmas lead to conflict. In other words, a conflict is the inability to solve a, ठीक है। तो जो सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च है सोशल साइंसेस स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि सोसाइटी हमेशा इवॉल्व करती, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक समाज का सफर चलता है। कभी अफगानिस्तान में कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी सीरिया में होती है, कभी यूरोप में होती है, कभी इंडिया में होती है, एक साथ सभी बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में रिसर्च क्या करता है, ह्यूमन नॉलेज को अप टू डेट रखता है। प्रॉब्लम्स जो आ चुकी है, प्रॉब्लम्स जो आने वाली है, प्रॉब्लम्स जो आ सकती है, तीनों को डील करने की कैपेबिलिटी ह्यूमन रेस को रिसर्च ही देता है। It is a matter of fact that developed countries have exponentially more research and development budget than developing countries. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको पता है to be future ready you have to do research। अब ये तो बात हो गई ग्लोबल या सोशल लेवल पे, थोड़ा इंडिविजुअल लेवल पे रिसर्च का यूज है। कॉलेज चूज करने में, कोर्स चूज करने, लाइफ पार्टनर चूज करने, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसके आप पार्ट होने वाले हैं उसको चूज करने। आप आज एबीवीपी की क्लास में क्यों आए, इसमें कुछ क्वालिटेटिव रिसर्च भी है, कुछ क्वांटिटेटिव भी है, कुछ हमारी मेहनत है, कुछ आपकी लगन। इसी तरह हर क्वेश्चन को टू डील विथ एट एन इंडिविजुअल लेवल, कौन सा जूता खरीदूं, कौन सा चप्पल खरीदूं, कौन सा लाइफ पार्टनर चूज करूं, ये सारे क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस रिसर्च। इंडिविजुअल को बेटर चॉइस दिलाने में रिसर्च का बहुत रोल। अब एज एन एकेडमिशियन बात करते हैं, व्हाई डू academicians do research? To create new knowledge. Academics is all about the business of knowledge. यहाँ सब कुछ नॉलेज है, तो अगर आप नया नॉलेज कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे या पुराने नॉलेज को नई तरह से जैसे पुराने वेरिएबल्स हैं उनको नई तरह से एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। आप किताब से पढ़कर भी रिसर्च मेथोडोलॉजी समझ सकते थे, आप आज यहाँ आए हैं, मैं अगर आपको अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा, चीजों को सरल भाषा में नहीं समझाऊंगा, थोड़ा हंसाऊंगा नहीं, तो थोड़ा चैलेंज नहीं करूंगा आपको इंटेलेक्चुअली, तो आपको क्लास में इंटरेस्ट नहीं आएगा। बेसिक ह्यूमन वर्च्यू है रिसर्च, जिसको करके इंडिविजुअल बेटर चॉइसेस ले सकते। अगला, द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। लाइफ इज फिल्ड विद प्रॉब्लम्स and research gives you the apparatus, the tool, the mechanism, the methodology to solve those problems. ये सिग्निफिकेंस है रिसर्च। एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है रिसर्च के सिग्निफिकेंस में, जिसको हम कहते हैं डिसीजन। व्हाट इज डिसीजन? डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, इट इज अ कॉन्शियस चॉइस। वो कॉन्शियस चॉइस या तो रीजन से इंस्पायर्ड होती है या पैशन से इंस्पायर्ड होती है। जब रीजन करते हैं आप, मैं पेन खरीदूं या चॉकलेट खरीदूं, 2 GB डेटा जो मुझे मिला है जियो की तरफ से उसकी क्लास करूं या नेटफ्लिक्स देखूं, वो रीजनिंग आप कर रहे हैं। पैशन क्या होता है? पैशन इज समथिंग विच ड्राइव्स यू। छोड़ो आज क्लास नहीं करते, आज नेटफ्लिक्स पे मनी हाइस्ट की नई सीरीज आई है वो देख लो। इस पैशन का रिजल्ट क्या होता है? थॉमस हॉब्स ने पहले ही कहा था, आपको पढ़ लेना चाहिए था। उसने कहा था कि पैशन से जब आप काम करेंगे तो एंड रिजल्ट में आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। 2 क्वेश्चन आज की क्लास से छूट जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, तो मनी हाइस्ट बाद में भी देखा जा सकता था, लेकिन उसको आज चूज कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को असिस्ट करना रिसर्च का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस। क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, असिस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये 4 बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जो रिसर्च को बहुत सिग्निफिकेंट बनाते हैं। ये 4 बेसिक फिनोमेना है which explain the significance of research for academicians। तो क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा सा, जो हो रहा है जैसे हो रहा है समाज में, आप उसको वैसे ही होने दें, या फिर आप जेएनयू आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी आए, किसी भी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाए, उस पर रिसर्च करें और रिकमेंडेशंस दें अपने रिसर्च।
कि गवर्नमेंट की ये वाली पॉलिसी, ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट में ये कमी है, गवर्नमेंट को इसको ठीक करना चाहिए। आप जब ये रिसर्च करेंगे फिर आपको किसी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाएगा, आप अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे, आप एडवोकेसी करेंगे, प्रोपेगेट करेंगे, मार्केटिंग करेंगे अपने रिसर्च की, तो ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचेगी। गवर्नमेंट फिर अपनी टीम बनाएगी, आपके रिसर्च को वेरीफाई करेगी। अगर उसको सही लगा कि आपका रिजल्ट वेरीफाइएबल था तो वो आपके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करेगी और अगली बार ऊर्जा गंगा पार्ट 2 में आपके सजेशन से वो प्रोजेक्ट और अच्छा हो जाएगा। ये कॉन्ट्रीब्यूशन है एक रिसर्चर का टू सोसाइटी, टू गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए, ये जो लोग पैसा कमाने के बिजनेस में है उनके लिए रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बिहेवियर का एक एक एस्पेक्ट, व्हेन इट इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट इट चेंजेस। फ्री की चीज है तो ह्यूमन बिहेवियर ज्यादा कंसिडर नहीं करेगा, लेकिन उसमें अगर किसी भी तरह का कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, पर्सनल, प्रोफेशनल, किसी भी तरह का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व होगा तो ह्यूमंस विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट। इसी बिहेवियरल चेंज को समझने के लिए मार्केट रिसर्च, फला कंपनी के सामान ज्यादा क्यों बिकते हैं, पतंजलि के सामान ज्यादा क्यों बिकते हैं, क्यों विदेशी कंपनियों के खिलाफ देश में मुहिम चलाई जा रही है, ये सारी बातें अल्टीमेटली आपके कॉन्शियसनेस को इम्पैक्ट करती है। इसी बात को मार्केट जानता है और आपके बिहेवियर को स्टडी करता है। फेसबुक पे स्क्रॉल करते टाइम आपको वही एड्स दिखाए जाते हैं जिन चीजों में आपका इंटरेस्ट हो। तो अब क्या है, बिग डेटा आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ऐसे में रिसर्च का सिग्निफिकेंस और बढ़ गया। अब कितना भी बिग डेटा हो, कितना भी डेटा आपके पास हो, अगर उसकी एनालिसिस आपको नहीं करनी आती है तो आप चूक जाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में दुनिया भर में हो रहा है, लोगों का प्रिडिक्शन होता है कि डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे, बट वो चुनाव जीत के आ जाते हैं। किसी ने सोचा नहीं होता है कि फ्रांस में इस तरह का अपराइजिंग हो जाएगा, मैक्रोन के अंडर फिर भी येलो जैकेट प्रोटेस्ट हो जाते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि इंडिया में प्रोटेस्ट जो है वो मैन्युफैक्चर होने लगेंगे, पैसे के बल पे -0.01% ऑफ फार्मर्स विल प्रोटेस्ट, और उसको मीडिया के प्रोपागेंडा के थ्रू लार्जर फार्मर प्रोटेस्ट की तरह दिखाया जाएगा, जहां एक तरफ देश की जीडीपी भी बढ़ रही है और साथ ही साथ फार्मर प्रोड्यूस को प्राइस भी ज्यादा मिल रहा है, जो कि फैक्चुअल रिसर्च में दिखा दिया गया। तो ये सब क्या होता है, ये सब बेसिकली रिसर्च के बारे में अवेयरनेस कम होने से समाज में बहुत तरह के कंफ्यूजन आते हैं। कुछ डेलिबरेट कंफ्यूजन डाले जाते हैं, जो जैसे ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले डालते हैं, या कुछ ऐसे कंफ्यूजन होते हैं जो नेचुरल होते हैं, लोगों को समझ में नहीं आती है पॉलिसी। तो गवर्नमेंट उसके लिए लार्ज स्केल मीडिया का हेल्प लेती है, लोगों को समझाती है कि आधार कार्ड क्यों बनाना चाहिए, क्यों आपको वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, तो अवेयरनेस हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, वो ये है कि रिसर्च मेथड क्या होता है और रिसर्च मेथडोलॉजी क्या। अगर रिसर्च मेथड वर्ड ऑलरेडी है तो फिर रिसर्च मेथडोलॉजी वर्ड की क्या जरूरत है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप सभी अपने अपने माइंड में दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस से पहुंच गए मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन से आपको फरीदाबाद जाना है। किसी को याद नहीं है फरीदाबाद कहाँ है, बहुत कम लोगों को पता होगा रास्ता किधर से। फरीदाबाद का रास्ता आपको गूगल पे मिल गया। अब आपके पास तीन चॉइसेस या तो आप बस से जा सकते हैं, अगर आप वेमेन हैं तो बस का किराया नहीं लगेगा, या तो आप मेट्रो से जा सकते हैं, टाइम कम लगेगा, या फिर आप कैब से जा सकते हैं आराम से एसी में। उसमें चौथे तरह के अरविंद केजरीवाल जैसे लोग भी होंगे जो कहेंगे कि हम तो जी पैदल ठीक है, अलग अलग रास्ते, एक ही मंजिल पे पहुंचने के अलग अलग रास्ते। लेकिन ये रास्ते क्या होते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस कहाँ से है। कोई मेथड है कहीं से कहीं पहुंचने, ये मेथड कहाँ से है। आप सड़क से पहुंच सकते हैं, मेथड है वो, रिसर्च मेथड। आप मेट्रो से जा सकते हैं, वो रिसर्च मेथड है। लेकिन रास्ता होता है, उस रास्ते पे चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, ये बताती है मेथडोलॉजी। बात समझ में आई। चाहे किसी भी रास्ते से जाए, किसी भी तरीके से जाए, किसी भी साधन से जाए, दूरी को कैसे तय करना है या कैसे तय करना चाहिए, ये बताने का काम है रिसर्च मेथडोलॉजी। दूरी कैसे तय होगी, ये मेथड है, आप कैसे भी तय कर सकते हैं। यानी रिसर्च मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं,
उन रिसर्च मेथड्स को आपको बताने के लिए जो डिसिप्लिन बना है, जो बॉडी ऑफ नॉलेज बनी है, उसको रिसर्च मेथडोलॉजी कहते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा समझाऊंगा। फिर से समझाऊं? अवेंजर्स एंड गेम मूवी सबको याद होगी। जिनको नहीं याद है उनको जानी दुश्मन मूवी याद होगी, जिसमें सोनू निगम, सनी देओल, ये लोग। किसी भी मूवी का, एक्शन मूवी का प्लॉट, फाइनल क्लाइमेक्स आप याद कर लीजिए। अवेंजर्स एंड गेम का अभी का टोनी स्टार्क के पास चॉइस क्या था? या तो वो दोबारा दुनिया को खत्म होने देता, आयरन मैन के पास ये चॉइस था। या तो वो ऐसे वो चुटकी बजा के थैनोस को और उसकी आर्मी को खत्म कर। दो मेथड्स थे टोनी स्टार्क के पास। मेथडोलॉजी एक ही थी, रास्ता एक ही था कि टाइम जोन में वापस जाके स्टोन्स ला करके आप, मतलब रास्ता जो बताया गया, जो मेथड्स बताए गए, मेथड्स प्लूरल है, जो मेथड्स बताए गए वो लार्जर रिसर्च मेथडोलॉजी का पार्ट। अलग टोनी स्टार्क अलग गया था, कैप्टन अमेरिका अलग गए थे अलग टाइम में, हल्क अलग गया था, सब गए थे जो अलग अलग, वो मेथड्स थे। लेकिन जा करके काम करके वापस आना है और फिर चुटकी बजानी है, ये मेथडोलॉजी। मतलब लार्जर बॉडी ऑफ नॉलेज, रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च कैसे करना, कौन से मेथड्स होते हैं, कौन सी टेक्निक्स होती हैं, ओवरऑल लार्जर सर्कल रिसर्च मेथडोलॉजी। उसके अंदर अलग अलग रास्ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से फरीदाबाद पहुंचने के वो मेथड्स हैं, लेकिन रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। दूरी का कॉन्सेप्ट समझना होगा, टाइम और स्पीड का कॉन्सेप्ट समझना होगा, ये मेथडोलॉजी, लार्जर बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है। अब देखिए रिसर्च मेथड और रिसर्च, ये तो बोलचाल की भाषा में आसानी से आपको समझाने के लिए मैंने बताया। अब थोड़ा एकेडमिक भाषा में भी समझ लीजिए। रिसर्च मेथड को टेक्निक की तरह याद रखिए। काम को करने का टेक्निक है रिसर्च मेथड, और काम को करने के टेक्निक्स की रिपोजिटरी है। बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, उन टेक्निक्स में क्या, कैसे और कब करना है, ये बताना काम है रिसर्च मेथडोलॉजी। ठीक है। ऑपरेशन कैसे करना है, ये रिसर्च मेथड है। ऑपरेशन करना है, ओवरऑल ऑपरेशन में क्या क्या चीजें चाहिए, ये बताती है रिसर्च मेथडोलॉजी। अब इसको किताबी भाषा में अलग अलग तरह से बताया जाता है। बेसिकली इंग्लिश में कहा जाए तो द होल पैराफर्नालिया ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च, इट्स सिस्टम्स, प्रोसीजर्स, टेक्निक्स, टूल्स एंड एवरीथिंग अंडर इट comes under research methodology. Research methods, on the other hand, describe options available for you to choose among the whole process of research methodology. According to context, according to nature of variable, according to time and space, etc., the methods of research will change. But the overall body or conduct or systematic inquiry will remain the same, which is known as research methodology. ठीक है। Please give me 1 second, please. अब देखिए कुछ चीजें हैं जो बहुत फंडामेंटल है, बेसिक है, लेकिन आगे आने वाली सारी क्लासेस में आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। साइंटिफिक मेथड क्या, व्हाट इज साइंटिफिक? हम हमेशा सुनते हैं पढ़ाई में, करे साइंटिफिक अप्रोच रखो। नेहरू जी कह गए कि साइंटिफिक इंक्वायरी करो, अप्रोच करो। उस पर उन्होंने जेएनयू बना दिया, जहाँ पे अलग अलग तरह का रिसर्च होता है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने बताया कि जीवन जीने का साइंटिफिक तरीका क्या है, किस तरह स्पिरिट, बॉडी और माइंड तीनों को साथ में लेकर आप चल सकते। ठीक है। आखिर ये साइंटिफिक मेथड होता क्या है, और हर जगह आरएन के पेपर में
बार बार साइंटिफिक मेथड वर्ड का यूज करो। सिंपल है, चीजों को ऑब्जर्व करिए, नोट डाउन करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, फिर ऑब्जर्व करिए, फिर एनालाइज करिए, एनालाइज करके एनालिसिस को लिख दीजिए, अपने कंक्लूजन दीजिए, यही साइंटिफिक मेथड। ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, सॉरी इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन, ये साइंटिफिक। किसी भी चीज के इंपेरिकल एविडेंस को ढूंढना। अच्छा, इंपेरिकल रिसर्च भी एक टर्म होता है, अच्छा हुआ अभी याद आ गया। इंपेरिकल रिसर्च मतलब मेथड, थियरी, इन सब चीजों पे ज्यादा डिपेंड नहीं होती, सीधा सीधा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च की। जैसे यूएस का इंपेरिकल रिसर्च है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बॉम्ब गिरा, भले ही उससे प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, 10 साल 20 साल बॉम्ब गिरा, इंपेरिकल एविडेंस कलेक्ट करना। इंपेरिकल एविडेंस कहने का मतलब है उस एविडेंस में कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, ए और बी के बीच के संबंध को सीधा सीधा समझिए, उसमें ये जज मत करिए ए अच्छा है या बी बुरा है। ठीक है, नहीं देखिए, प्लीज ये क्वेश्चन हम लोग लेंगे, प्लीज होल्ड ऑन। ठीक है, सारे क्वेश्चंस लेंगे, अगले 3 दिनों में आपके पास क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, बट हम लोग जवाब देने से नहीं थके, डोंट वरी, अभी इसको कंप्लीट करें। देखिए, इंपेरिसिज्म क्या होता है? इट इज द क्वेस्ट टू सर्च ट्रूथ विच इज वैल्यू फ्री। फैक्ट को सर्च करना, साइंटिफिक मेथड का एम क्या है? हमको फैक्ट ढूंढ के निकालना, उसको वैल्यू से पॉल्यूट नहीं होने देना। रिसर्च में पॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हमारा अपना जो बायस होता है, हम लिख देते हैं पेपर, बाद में वो बायस गलत साबित हो जाता है, हमारी रिसर्च इनवैलिड हो जाती है। इसीलिए वैल्यू फ्री फैक्ट्स को ढूंढना साइंटिफिक मेथड का एम होता है। अब ऐसा कैसे करेंगे? जो रेलेवेंट टूल्स हैं, रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन में, सब्जी खरीदने में जो रेलेवेंट क्राइटेरिया है, वेरिएबल्स है, उनको एड्रेस कर लेंगे तो हम अच्छी सब्जी खरीद पाएंगे, टेक्निक्स डेवलप कर लेंगे। ठीक है, तो इन टेक्निक्स को डेवलप करके हम ताजी सब्जी पहचान सकते हैं, खरीद सकते हैं सही रेट में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन बड़ा अच्छा टर्म। कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव होने का मतलब क्या है? किताब में ये तीसरा चौथा है, बट बात वही है। इंपेरिकल रिसर्च में ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन ही हो सकता है, सब्जेक्टिव नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां कोई वैल्यू इन्वॉल्व नहीं। ठीक है, एथिकल रिसर्च, ये भी टर्म पक्का पूछा जाएगा आपके किसी न किसी। एथिकल रिसर्च क्या होता है? इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है फ्रेंड्स। एथिक्स comes from human conscience and human conscience is the voice of God. जब भी कोई, फिर से रिपीट कर देते, ethics is the word of human conscience and human conscience is the word of God. जब भी कोई काम आप उठाते, कोई भी काम करते, सड़क पे किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, आपके अंदर से एक आवाज आती है उसकी मदद, भले ही आप नहीं करते हैं, आपको किसी से मिलने जाना है, कोई आपका वेट कर रहा है, लेकिन आप रुकते नहीं है, लेकिन अंदर से जो आवाज आती है, दैट इज योर ह्यूमन कॉन्शियस। वो कॉन्शियस एक्चुअली वॉइस ऑफ गॉड, दैट इज द अल्टीमेट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन योर माइंड एंड योर हार्ट गिव्स, वही एथिकल हो। इसके अलावा एथिक्स की कोई डेफिनेशन नहीं। एथिकल रिसर्च कौन होता है? जिसमें आप चोरी चकारी ना करें, कॉपी पेस्ट ना करें, जबरदस्ती के वेरिएबल्स ना डालें, या रिसर्च में अपने बायसेस ना डालें। आपको प्रूव करना है कि फला जैसे हिंदू टेररिज्म एक टर्म, आपको प्रूव करना है कि हिंदू टेररिज्म भी होता है, उसके लिए आप फैक्ट्स को मैनिपुलेट करें, ये गलत बात है। या फिर आप ऐसा कहें कि ओनली मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, ये भी गलत बात है। तो इन दोनों को बैलेंस करने का आर्ट आना चाहिए। वो कैसे होगा? जब आप इंपेरिकल इंक्वायरी करें, एक डेटाबेस बनाएंगे कि बीच बीच में आप जो कमेंट करते हो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, प्लीज थोड़ा 10-15 मिनट और रिफ्रेन करिए प्लीज। ठीक है, तो अब क्या होता है? एथिकल रिसर्च करने का मतलब है कि उसमें किसी तरह की कोई चोरी ना, इज नॉट अ प्लेजराइज्ड फॉर्म ऑफ रिसर्च। किसी और का रिसर्च अपना बताकर मत करो। दूसरा, आपके रिसर्च में वेरिएबल्स इम्प्योर ना हो, आप जबरदस्ती एक पॉइंट प्रूव करने के लिए कोई वेरिएबल एक्स्ट्रा मत ऐड करिए, सब्सट्रैक्ट। तीसरा, कोई प्रोबेबिलिस्टिक प्रिडिक्शन मत करिए कि ऐसा हो सकता है, रिसर्चर का ये काम नहीं। ठीक है, चौथा, आपके रिसर्च में जो मेथडोलॉजी आपने प्रॉमिस की थी, आप थ्रू आउट उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं कि 3 चैप्टर में एक तरह का मेथड है, चौथे चैप्टर में मूड खराब है तो कुछ और ही मेथड यूज करें।
बनाने गए थे सब्जी, बन के आ गए रायता, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली साइंटिफिक अप्रोच का मतलब ये है कि आप रिसर्च आपका साउंड होना चाहिए। अब साउंडनेस ऑफ रिसर्च के दो क्राइटेरिया, वैलिडिटी और रिपीटेबिलिटी। वैलिडिटी मतलब कि आपका जो रिसर्च वेरिएबल सेम टू सेम उसी वेरिएबल पे उसी कॉन्टेक्स्ट में कोई और स्टडी की जाए तो आपके रिजल्ट और उस रिसर्च के रिजल्ट में रेडिकल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आपसे हो सकता है कुछ डेटा ज्यादा मिल जाए, कुछ कंक्लूजन ज्यादा मिल जाए, लेकिन रेडिकली वो आम कह रहा है तो आपका रिसर्च इमली नहीं होना चाहिए। तो ये होता है वैलिडिटी। दूसरा होता है रिपीटेबिलिटी, कि उसी सेम कंडीशन में अगर फिर से वो रिसर्च की जाए तो वो रिसर्च आइडेंटिकल रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ और ही कह दिया और सेम पता चला किसी और कंट्री में उसी टॉपिक पे उसी टाइम फ्रेम में उसी वेरिएबल कोई और रिसर्च कर रहा था, उसके रिजल्ट्स कुछ और ही आए। तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ एथिकल रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट। अब अगला सवाल आता है कि रिसर्च कैसे किया जाता है ये पता होना चाहिए। इसके लिए रिसर्च के स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं? द मोस्ट important or the biggest challenge in research is to identify the research problem. रिसर्च प्रॉब्लम मतलब रिसर्च क्वेश्चन। किसी भी रिसर्च को करने में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि आप रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। जब आप रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको उसको शब्दों में बताना होगा। उसको कहते हैं रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च प्रॉब्लम। फिर आप एक इमेजिनरी स्टेटमेंट देते हैं विच इज एब्स्ट्रैक्ट बट नॉट टोटली आउट ऑफ प्लेस, जिसमें आप वेरिएबल्स के रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं, उसको हाइपोथेसिस। जब रिसर्च क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो गया, हाइपोथेसिस आइडेंटिफाई हो गया, आपके रिसर्च का बेसिक फ्रेमवर्क तैयार। इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको एक इमारत बनानी है, घर बनाना, उसके लिए आपको सबसे पहले एक स्ट्रक्चर चाहिए, उस स्ट्रक्चर के लिए एक मैप चाहिए। तो वो जो मैप है वो आपका रिसर्च प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर अलग अलग स्टेप्स हैं, एक स्टेप को स्किप करके दूसरे स्टेप पे आप नहीं जा सकते। उस प्रोसेस को वर्ड टू वर्ड आपको फॉलो करना है। इसी को कहते हैं हाउ टू डू रिसर्च या हाउ रिसर्च इज डन। तो उसके लिए पहला कदम क्या है? आइडेंटिफाई करना कि रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए जस्ट रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एरिया ऑफ रिसर्च आइडेंटिफाई करना कि किस एरिया में, सोशियोलॉजी में, बिजनेस मैनेजमेंट में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, किस एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हो। फिर आपको जियोग्राफिकल और टाइम स्पेस तीनों देखने होंगे कि मैं 1990 से 2020 तक का स्टडी करना चाहता हूँ या हिस्टोरिकल स्टडी करना चाहता हूँ, 1857 के बाद का इंडिया। तो ये आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि आपका रिसर्च मेथड क्या होगा, किस मेथड से आप दें। ठीक है, इसका बड़ा अच्छा एक डायग्राम दिया हुआ है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं रिसर्च डिजाइन, उसमें इमेजेस में जाके एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। जब उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको ये पढ़ना होगा कि आखिर कौन से कॉन्सेप्ट, कौन सी थ्योरी, कौन सा पैराडाइम, कौन सा पर्सपेक्टिव इस प्रॉब्लम से रिलेट करता है, जिससे मुझे इसको समझने में हेल्प। ठीक है, उसको कहते हैं बेसिकली रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जो ऑलरेडी प्रेजेंट नॉलेज है उसको आप पढ़ते हैं, समझते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम के बाद क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट और थियरीज को पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ते हैं? किताबों से पढ़ते हैं, लिटरेचर से पढ़ते हैं, उसी को रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जब आप एक बार रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि समस्या क्या है और वर्तमान में उसके क्या क्या समाधान बताए गए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एक हाइपोथेसिस तैयार करते हैं।
हाइपोथेसिस का मेन काम होता है रिसर्च गैप को एक्सपोज कर, कि जो रिसर्च अभी तक हो चुकी है और जो प्रॉब्लम मैंने पुट फोर्स की, इन दोनों में गैप, कुछ नया नॉलेज निकलने के चांसेस, उस चांस को एक्सप्लोर करने के लिए जो वेरिएबल्स आपने लिए हैं उनको आप एक्सप्लेन करते हैं एक हाइपोथेसिस, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट होती है बट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं, ठीक है। उसके बाद अलग अलग तरह के प्रोसेसेस होते हैं, जैसे आप अपना क्वेश्चन तैयार करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और आपका रिसर्च पूरा हो जाता है। तो रिसर्च डिजाइन इसी को कहते हैं। इसके स्टेप्स याद रखेंगे क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको आएंगे, इसलिए स्टेप्स याद रखने चाहिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। रिसर्च का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है फ्रेंड्स? किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट का बिगेस्ट चैलेंज क्या है? अभी बताया था मैंने, कोई भी बता सकता है मैसेज बॉक्स में। टू आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, नो, टू आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, गुड, थैंक यू। अब चल, लेट्स हैव क्वेश्चन एंड आंसर नाउ। आपके जो भी सवाल अभी चैट बॉक्स में, मैं पहले उनको एड्रेस कर देता हूँ। मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ। मीटिंग की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी। Friends, this is a team effort. No need to thank only Shukirti. This is all of us should write thank you ABVP. Okay. Ex post facto means after effect. हाँ, शाब्दिक अर्थ है ये। What is paradigm? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। दोस्तों, पैराडाइम, पर्सपेक्टिव, थियरी, थॉट, इन सब में अंतर पता होना चाहिए सोशल साइंस में, जो बच्चा पीएचडी स्कॉलर बनने आता है उसको, ठीक है। पैराडाइम का मतलब होता है नॉलेज। फॉर एग्जांपल, नॉलेज एक छोटी बॉल, टेनिस, वो नॉलेज किस होल में जाएगी? क्या वो बिलियर्ड्स की बॉल है, क्या वो टेबल टेनिस वाली बॉल है, क्या वो फुटबॉल वाली बॉल है, या कोई भी, किस वे ऑफ ऑपरेशन में नॉलेज को अप्लाई किया जाएगा, यही पैराडाइम। मतलब नॉलेज वही रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। गरीबी उन्मूलन जितने भी प्रोग्राम देश में चलते हैं, उनका पैराडाइम क्या है? पैराडाइम ये है कि गरीबों को आइडेंटिफाई करके, उनकी हेल्प करके, उनको और सुदृढ़ बनाना, ठीक है। इस पैराडाइम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनती है। पॉवर्टी एलिवेशन के लिए इंडिया में सैकड़ों पॉलिसीज हैं। मतलब पैराडाइम क्या है? पॉवर्टी एलिवेशन। पॉलिसीज क्या है? उसके अंदर जाने वाले अलग अलग रास्ते। मतलब नॉलेज को कहाँ किस कंटेक्स्ट में अप्लाई करना है, वो कंटेक्स्ट है, लार्जर कंटेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पैराडाइम। ठीक है, और क्या कुछ? चलिए, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च? देखिए, कंफ्यूज नहीं। एम्पिरिकल रिसर्च मतलब फैक्ट बेस्ड इंक्वायरी, जहां पे मोटिव क्या है? फैक्ट को ढूंढना। अप्लाइड रिसर्च में मोटिव क्या है? प्रॉब्लम को सॉल्व करना। किसी को सिर में दर्द है, अप्लाइड रिसर्च करेंगे स्पैरिडॉन। सिर में दर्द इंसानों में क्यों होता है, इसके लिए रिसर्च करेंगे। जो भी साइंटिस्ट होंगे वो इंपेरिकल रिसर्च होगा, वो बायोलॉजिकल सर्कैडियन रिदम को स्टडी करके, बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल सारी स्टडीज करके कुछ फैक्ट्स निकालेंगे, वो इंपेरिकल रिसर्च होगी। अप्लाइड रिसर्च क्या होगी? अभी प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, सैरिडॉन।
एथिकल रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च दोनों काफी सेम जैसा है? नहीं नहीं, एथिकल रिसर्च इज अ वर्च्यू ऑफ रिसर्च। जैसे अमन ओझा जी एक अच्छे इंसान, ये उनका एक वर्च्यू है, उनकी एक खासियत। ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च, अमन ओझा जी में क्या क्या क्वालिटीज, क्वालिटीज अच्छी और बुरी दोनों हो सकती। ठीक है, दोनों अलग अलग है। एथिकल मतलब रिसर्च की खासियत आप बताएं, क्वालिटेटिव मतलब टाइप ऑफ रिसर्च। ठीक है। रिलायबिलिटी, हाउ टू अचीव इट। देखिए, रिलायबल रिसर्च का मतलब ये होता है कि आपने वेरिएबल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं किया है, जो जैसा था उसको वैसा ही एनालाइज किया। मतलब सेम कंडीशन में अगर रिसर्च दोबारा होगी तो रिजल्ट सेम ही आने चाहिए। ठीक है। अब ऐसा कब नहीं होगा, ये अलग मैटर ऑफ डिस्कशन। पहली बात, ये एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। दूसरी बात, रिलायबिलिटी का अलग से कोई मापदंड नहीं होता है। टाइम के साथ रिलायबिलिटी चेंज नहीं होती है रिसर्च। टाइम तो सिर्फ एक वेरिएबल है ना। दुनिया में हजारों तरह के रिसर्च होते, जरूरी नहीं है कि समय के साथ रिसर्च का पूरा पैराडाइम ही पलट जाए। मतलब वही बात है कि आपने 1990 में बताया कि आम मीठे होते हैं, तो 2020 में भी आम तो मीठे ही होंगे, भले ही आम की चार नई किस्में आ जाएंगी, मिठास में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन आम खट्टे तो नहीं होने लगेंगे या नमकीन तो नहीं होने लगेंगे। रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है, सुनिए एक सेकंड। रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस में कभी कंफ्यूज नहीं करना है, आपके क्वेश्चन गलत हो। रिसर्च क्वेश्चन क्या है? यू आर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस क्या है? एक्सप्लेनिंग वेरिएबल्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम पहले हो, हाइपोथेसिस बाद में आई। उस प्रॉब्लम के बारे में जो ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज है, जब आप लोग उसको पढ़ लेंगे तब स्टेटमेंट आएगा। हाइपोथेसिस क्या है? वेरिएबल्स को मेंशन करना एक खास तरीके से। बेसिकली हाइपोथेसिस इसलिए दिया जाता है ताकि आप जस्टिफाई कर सके कि आप दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को समझना चाहते। रिसर्च क्वेश्चन क्या है? फंडामेंटल क्वेश्चन है जिसपे आप काम करना चाहते हैं। रिसर्च क्वेश्चन जनरली 6 या 7 होते हैं, हाइपोथेसिस 2 भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम। रिसर्च क्वेश्चन इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है, रिसर्च क्वेश्चन को डील किया जाता है। क्लिनिकल रिसर्च में कोई बड़ी बात नहीं है। क्लिनिकल रिसर्च मतलब रिसर्चर का वेरिएबल्स पे कंट्रोल। द वेरिएबल्स इन क्वेश्चन आर इन कंट्रोल ऑफ द रिसर्च। वो एक चीज बढ़ा सकता है, एक चीज घटा सकता है, यही क्लिनिकल रिसर्च है। हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड इन ऑल काइंड्स ऑफ रिसर्च। पैराडाइम शिफ्ट इन रिसर्च मतलब पहले किसी और चीज के बारे में रिसर्च हो रही थी और अब बिल्कुल एक नया चेंज आ गया। जैसे पहले जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड था रिसर्च का, थियोरेटिकल बैकग्राउंड था रिसर्च का, वो रियलिज्म और लिबरलिज्म पे बेस्ड था। अगर आईआरपी और पॉलिटिकल साइंस की बात करें, ग्लोबल पॉलिटिक्स की, तो रियलिज्म और लिबरलिज्म पे बेस्ड था। 1970s के बाद पोस्ट कोलोनियलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सब पैराडाइम्स आने लगे। मतलब देखने का नजरिया पहले सिर्फ और सिर्फ स्टेट था, नेशन स्टेट, इंटरनेशनल रिलेशन। फिर उसके बाद कम्युनिटी, फैमिली, नॉन स्टेट एक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होने लगे। तो ये पैराडाइम शिफ्ट इन रिसर्च हुआ कि पहले हम सिर्फ ये देखते थे दो देशों के बीच के संबंध कैसे हैं, अब हम क्या देखते हैं, उन देशों में रहने वाले लोग एक दूसरे से कैसे इंपैक्ट करते हैं। माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की ट्रैक टू डिप्लोमेसी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल। ठीक है। क्लिनिकल रिसर्च हो गया। हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड ऑल काइंड्स ऑफ रिसर्च ह्यूमर।
अब देखिए ये जो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च पूछ रहे हैं, ये बेसिकली टाइप्स ऑफ रिसर्च नहीं है, दीज आर वेरिएंट्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, मोटरसाइकिल पल्सर ही है, उसके अलग अलग मॉडल्स हैं। पार्टिसिपेटरी रिसर्च, जहाँ पे जो इंटरव्यूअर है, जैसे मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, वो वर्किंग ग्रुप का मेंबर, वो साइलेंट मेंबर भी हो सकता है, एक्टिव मेंबर भी हो सकता है। पार्टिसिपेटरी रिसर्च इसलिए की जाती है ताकि इन्फ्लुएंसर सॉरी इंटरव्यूअर के होने की वजह से पार्टिसिपेंट्स का बिहेवियर चेंज ना हो और रिसर्च पॉल्यूट ना हो। सैम्पलिंग वगैरह हम मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल्ड आपका पूरा सिलेबस क्या कवर होगा। ये जब हमारी क्रैश कोर्स पूरी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो एबीवीपी एसआईएस के फेसबुक पेज पे सारे लेक्चर्स जो हमने इन डिटेल पढ़ाए हुए हैं सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल भी रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई गई थी, इस साल भी पढ़ाई गई है, वो सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप लोग अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। उसमें ये चूंकि क्रैश कोर्स है तो हम लोग एग्जाम सेंट्रिक है, अभी नॉलेज सेंट्रिक हम पहले थे, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ, सैम्पलिंग के दो तीन मुख्य प्रकार होते हैं। एक होता है डेलिबरेट सैम्पलिंग, जहां जानबूझ के सैंपल को चूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर 5 किलोमीटर रेडियस में ऐसे हाउस होल्ड्स के यहाँ रिसर्च करना है जिनके पास 10 लाख से, प्लीज होल्ड ऑन अ सेकंड फ्रेंड्स। तो डिलिबरेटली आपने ऐसे हाउस होल्ड्स को चूज किया है जिनके पास 10 लाख से ज्यादा की गाड़ियां हैं, तो ये डेलिबरेट सैंपलिंग होगी। रैंडम सैंपलिंग क्या होता है कि आप रैंडमली सड़क पे निकलते हैं और 100 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, 5 क्वेश्चन पूछते हैं सबसे, ठीक है। उसके बाद और भी चीजें होती है, क्लस्टर सैंपलिंग होती है। क्लस्टर मतलब एक खास कस्बे में लोगों का जहाँ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मोर और लेस सेम होता है। सॉरी फ्रेंड्स, लोगों का जहाँ मोर और लेस सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सेम होता है वहां किया जाता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए फ्रेंड्स। संस्कृत पीएचडी के लिए भी सेम क्वेश्चन। चलो फ्रेंड्स, देखिए आज की क्लास में जो कवर करना था वो हम कर चुके हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई वांट टू टेल यू बिकॉज एग्जाम इज वेरी नियर। आप में से 90% लोगों ने 3 अलग-अलग सेंटर्स में अप्लाई किया हो। रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस का सिलेबस अक्रॉस ह्यूमैनिटीज एक ही है, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, हाँ जरूर दीपांकर, अक्रॉस द ह्यूमैनिटीज एक ही, चाहे वो किसी भी सेंटर में आपने अप्लाई। रिसर्च मेथोडोलॉजी में 50% से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी है अगर आपको बेसिक नॉलेज। तो अभी से आई वुड एडवाइज ऑल ऑफ यू कि आप लोग जो पढ़ चुके हैं उसी को बार बार पढ़िए। अब नया नॉलेज लेने की कोशिश में मत रहिए, उससे कंफ्यूजन बढ़ेगा। साथ ही साथ अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू यूनिट आपके लिए सैंपल क्वेश्चंस भी लेके आना है। तो क्वेश्चंस को बनाइए, बार बार बनाइए। एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे क्वालिटेटिव क्वेश्चन, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च पे एक क्वेश्चन पूछ दिया गया, अगर उसको रिवाइज कर लिया किताब खोल के तो एक पूरा कॉन्सेप्ट तैयार होगा, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है जिसको ह्यूमन साइकोलॉजी में ह्यूमन एरर बोलते हैं, क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो। रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये बहुत ही प्रेवलेंट, क्वेश्चन आते हुए गलत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपने इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए थे एग्जाम से। सब कुछ पढ़ाया, सब समझ में आ गया, सब बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जाम में गए और 5 वो क्वेश्चन गलत करके आ गए जो बिल्कुल आसान।
सिलेक्शन नहीं हुआ उनकी वजह से। तो आप लोग क्वेश्चंस बनाने पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान, किताबों, अब नई किताब पढ़ने का समय नहीं है आपके पास, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिपीट करिए। क्रैश कोर्स का 1 मिनट भी मिस मत करिए, क्योंकि अ प्लेथोरा ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स are coming together on the platform of ABVP to teach you research methodology. करीब 20 ऐसे स्कॉलर्स हैं who are very good in their field, जो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के अलग अलग सेक्शंस पढ़ाएंगे. Even after that, if there is something which you cannot solve, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे, I am individually there for each one of you, as well as our whole team is there to assist you. We have a large team in every center, every school of Jawaharlal Nehru University. We are there to help. अब आते हैं क्वेश्चन. Can you repeat quantitative research? Indira Awas Yojana, number of houses constructed. Where you measure quantity, it is based on numbers, it is based on data. Qualitative research, on the other hand, is the analysis of that data and among other things. ठीक है, रियलाइजेशन जहां पे होगा किसी भी इंदिरा आवास योजना में रहे कि नहीं रहे, वो क्वालिटेटिव हो गया. और क्वांटिटेटिव क्या हुआ, इंदिरा आवास योजना में कितने घर. ठीक है, चलिए अब ये कौन बताएगा, राहुल गांधी के पास दिमाग है या नहीं, ये कौन सा रिसर्च है. फंडामेंटल रिसर्च है और ये एक हाइपोथेसिस. ठीक है, okay friends, that is it from my side. If you have any other question, please go ahead. मैं एक बार और आपके क्वेश्चंस चेक कर रहा हूं. ठीक है फ्रेंड्स, नल हाइपोथेसिस मतलब वो हाइपोथेसिस जो वैलिड नहीं, नल एंड वॉइड हो गया. ये जब रिसर्च का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि वो हाइपोथेसिस वैलिड था या इनवैलिड. इनवैलिड मतलब वो हाइपोथेसिस सही नहीं है, नल हाइपोथेसिस मतलब वो हाइपोथेसिस वैलिड नहीं, सही नहीं. एनी अदर क्वेश्चंस फ्रेंड्स. Ritika ji, this is it from my side. Guys, the next class will be taken by Dr. Ambesh Pandey ji. He is a renowned scholar and he is not only expert in political science, IR, but also geography. So you will have a very fruitful session. Ask him questions. He is a very distinguished scholar. I hope all of you will crack the JNU entrance and I will meet you all for tea in JNU very soon. Okay. एक बार हाइपोथेसिस को समझा दीजिए. ठीक है अमन जी, हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है. हाइपोथेसिस इज द स्टेटमेंट व्हिच इज क्लोज टू बीइंग एब्स्ट्रैक्ट rather than being real. What it is basically there so that the relationship between variables can be tested. जैसे कोई आदमी, कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेगा. एक हाइपोथेसिस है कि हर हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट करे. ये एक हाइपोथेसिस, ये सच नहीं है ना झूठ. अगर इस पर कोई रिसर्च करता है और एक रिसर्च पेपर आता है कि ऑल द हिंदूज वोट फॉर भारतीय जनता पार्टी, तो ये हाइपोथेसिस वैलिड हो जाएगा, वरना ये नल एंड वॉइड हो जाएगा. ये हाइपोथेसिस वैल्यू फ्री नहीं हो सकता. ठीक है, कोई भी हाइपोथेसिस, उसकी एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम पाते हैं कि a hypothesis cannot be entirely value free, though in research a hypothesis is idealized to be a value free statement mentioning variables in the context of that research. यानी आपको अगर आएगा क्वेश्चन कि वैल्यू फ्री होता है कि नहीं, तो आपको क्या लिखना है, वैल्यू फ्री होता है, लेकिन इन रियलिटी नहीं होता. वो हम बाद में करेंगे. ठीक है, और कोई क्वेश्चन. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब आपने जो हाइपोथेसिस दी है उसका एग्जैक्ट अपोजिट इज ट्रू.
कोई भी हिंदू बीजेपी के लिए वोट नहीं करता है। ये राहुल गांधी के पास दिमाग है, ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगली क्लास 7 बजे शुरू होगी, आप लोग एक शॉर्ट ब्रेक ले लीजिए। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन रीच मी, माय नंबर इज इन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, आपको एबीवीपी के पोस्टर्स से मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। यू कैन कॉल मी एनी टाइम बिफोर 9 PM। I wish you all very best and good luck for your exams. Hope to see you soon. Stay healthy and study hard.